जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, राइट। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स को देखें तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही हैं। तो उसमें से एक टॉपिक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। हिस्ट्री में हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो उसमें जो नाम आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ये कवर होता है। कौन कौन से में कवर होता है आपका? हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ये कवर होता है, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो क्या जरूरत पड़ी ब्रिटिश को कि उन्होंने जो है इंडिया को जो है कॉन्स्टिट्यूशन देने की कोशिश करी? तो उनकी कोई इच्छा नहीं थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका तो ये था कि वो इंडिया को जो है क्या करना चाहते थे, इंडिया से ट्रेड करना चाहते थे और प्रॉफिट कमाना चाहते थे। लेकिन जब वो इंडिया आए और जब उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो उन्हें हमारे बारे में कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई कि किस तरीके से जो है हमारे बीच में यूनिटी नहीं है, और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे जो है उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से जो है उन्होंने आप कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने ट्रीटी करनी स्टार्ट की। और उसके बाद उनको समझ में आया कि वो जो है हमें आराम से हरा सकते हैं, और वो हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और भी ना जाने कितने ऐसे बैटल्स जिसमें उन्होंने जो है हमें आराम से हरा दिया, जबकि उन्हें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें मुगल जो एम्पायर जो था उसके पावरफुल होने का एहसास था, तो इसीलिए वो सीधा लड़ने से बचते थे। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट हुई कि उन्हें जो है लड़ना पड़ा और वो जीत भी गए, ठीक है। तो जब उन्होंने इंडिया को जीतना स्टार्ट किया तो उनके दो फंक्शन हो गए। एक पॉलिटिकल फंक्शन जिसकी वजह से उन्हें इंडिया को जो है क्या करना पड़ा, रूल करना पड़ा, और ये उनकी मजबूरी थी, राइट। और दूसरा जो है कॉमर्शियल फंक्शन जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। जब उन्होंने इंडिया से प्रॉफिट कमाने की बात सोची तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो जो है इंडिया में जाकर जो है क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। लेकिन ब्रिटेन से इंडिया का जो रास्ता जो था वो बहुत ही मुश्किलों भरा था, बहुत ही मुश्किल भरा था, जो इसीलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब एक ग्रुप ऑफ क्या नाम है, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ने जो है ये रिस्क लिया तो उन्होंने जो है महारानी से रिक्वेस्ट की कि हम ये रिस्क लेने जा रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें क्या दें, मोनोपोली दें, एकाधिकार दें, ताकि जो है हम क्या कर सके, इंडिया से जो है ट्रेड कर सकें और कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि हम सबसे पहले रिस्क ले रहे हैं, हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो इसका प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। तो उस टाइम की जो ब्रिटिश जो महारानी थी, जो ब्रिटिश क्राउन था, उनकी ये इच्छा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स को जो है मोटिवेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स का जो है मोटिवेट किया जाए, ताकि वो जो है क्या करें, दूसरे देशों में जाके ट्रेड करें, और जब वो ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो डेफिनेटली वो टैक्स किसको देंगे, क्राउन को देंगे, वहाँ की सरकार को देंगे। तो इसीलिए हर देश की सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जो है अपने ट्रेडर्स को जो है क्या करें, सपोर्ट करें। इसी सपोर्ट में जो है उन्होंने जो है उनको चार्टर दिया कि जाओ आप जो है इंडिया से ट्रेड करें। उसके बाद आते हैं जेम्स फर्स्ट साहब जो हैं, वो भी ये चार्टर देते हैं इनको, इन्हीं ग्रुप ऑफ जो मर्चेंट्स हैं उनको देते हैं, और वो लोग जो हैं जहांगीर की कोर्ट में जाते हैं, जो मर्चेंट्स हैं, और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं सर थॉमस रॉ को। यूपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है, राइट। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो किसके कोर्ट में गए थे, वो गए थे जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर की कोर्ट में गए थे। किसको भेजा था, उन्होंने जो है सर थॉमस रॉ को भेजा था, और सर थॉमस रॉ जो है वो क्या करने में, ट्रेड करने की परमिशन लेने में जो है कामयाब हो जाते हैं, राइट।
एनीवेज के पीछे एक छोटी सी कहानी है जो हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी जो है हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है इसी से जो है चिपके रहते हैं और इसी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब क्या हुआ, जब उनको जो है परमिशन मिल गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने सबसे पहला अपना जो कारखाना है, अपनी फैक्ट्री जो है वो सूरत में, गुजरात में जो है स्टैब्लिश की। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड। अब जब इन्होंने जो है इंडिया से ट्रेड करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले इन्होंने मसालों से ट्रेड किया। अब ये मसाले जो स्पाइसेस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो यूरोप के जो लोग होते हैं ये तो मसाले कम यूज करते हैं, ठीक है, तो फिर इन्होंने मसालों में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया? देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यूरोप के लोग मसाले कम यूज करते हैं बनाने में, लेकिन यूरोप एक ठंडा देश है तो जो वहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, जो मीट है, जो मांस जो खाते हैं वहाँ पर जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है वो मसालों का यूज़ करते हैं। कई बार थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए भी जो है मसालों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है उनको मसाले चाहिए थे और जब वो यहाँ से मसाले लेकर गए तो यूरोप के बाजार में जो है, जो इंडिया से उन्होंने मसाले लिए, यूरोप के बाजार में जो है 700-800 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पर उन्होंने बेचा। और शुरू में जो यूरोपियंस जो थे, खास तौर से जो ब्रिटिश जो थे, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे इंडिया से ट्रेड करने के लिए। उनको लगता था कि कौन इतनी दूर जाएगा, लेकिन जब वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स हैं वो इतना प्रॉफिट कमाने लग गए कि वो देखते ही देखते अमीर होने लग गए, तो बाकी ब्रिटिश जनता जो है उनसे जलने लगी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो है ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पे जो है क्या किया, प्रेशर डाला कि हमें भी इंडिया से ट्रेड करने का मौका दो। बट ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि आपको याद होगा कि जब महारानी ने बाद में जो है क्या नाम है जेम्स फर्स्ट ने जो इनको चार्टर दिया था तो उसमें ये शर्त बड़े अच्छे से मेंशन थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही इंडिया से ट्रेड करने की मोनोपोली मिलेगी, एक अधिकार होगा। तो बाकी लोग जो हैं मतलब हाथ मसल के रह गए कि काश हम भी कर पाते ऐसा, तो कितना अच्छा होता। और इधर जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग जो थे, जो ट्रेडर जो थे, वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे थे, लेकिन उनसे भी ये रहा नहीं गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो ट्रेडर बन के ना सही, ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय बनकर जो है हम क्या करें, ट्रेड कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। उन दोनों क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक तो कंपनी का ट्रेड होता था, राइट, जो व्यक्ति उसमें काम करते थे, ठीक है, तो वो जो है अपना पर्सनल ट्रेड भी कर सकते थे, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था पर्सनल ट्रेड करके जो है, जैसे मान लो कि एक साहब है जिनका नाम है एडम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं और कलकत्ता में पोस्टेड है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सामान लिया, मसाले खरीदे और अपने किसी साथी को बोल दिया कि भाई मेरे घर पर जो है ये पहुंचा देना, मेरी वाइफ को दे देना और वो आगे मार्केट में बेच लेंगी। तो वो पैकेट गया या वो सामान गया, ठीक है, उनकी वाइफ के पास। वाइफ का नाम मान लो हेलेना है, तो हेलेना मैडम ने ये सामान उन्होंने कलेक्ट किया और उन्होंने मार्केट में बेचा, प्रॉफिट कमाया और धीरे 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 जो है बड़े बड़े बंगले बना लिए, गाड़ियाँ खड़ी कर ली। तो जो आसपास के जो उनके पड़ोसी हैं, जो लोग हैं, अब वो जलने लगे। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो देखो कितनी जल्दी तरक्की कर रहे हैं। और वो लोग जो हैं इन लोगों को जो है मजाक में क्या बोलते थे, नवाब बोलते थे कि भाई ये लोग तो नवाब्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने फिर वापस ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला, कहते नहीं जी हम नहीं रह सकते, आप जो है कुछ भी करके हमें जो है इंडिया से ट्रेड करने का मौका दो, हम भी इनकी तरह अमीर होना चाहते हैं। अब क्या करें, ठीक है। तो इस बात को कंसीडर किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने ही जो है क्या दिया था, उनको मोनोपोली दी थी। अब इस बीच में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको इनकम कहाँ से हो रही थी, उसको इनकम जो है ट्रेड से हो रही थी। उन्हें इनकम कहाँ से हो रही थी, उन्हें जो है इनकम जो है जब उन्होंने कॉमर्शियल पावर से पॉलिटिकल पावर हो गए, जैसे कि उन्होंने बंगाल को जीता तो बंगाल के लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट उनको मिल गया, तो इससे उनकी इनकम बढ़ती जा रही थी, राइट। बट इसी बीच में जो है कुछ होल भी हो गए उनके इनकम में। वो सुराग कैसे हुआ, सबसे पहले आपको पता है पर्सनल ट्रेड, कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉय जो थे वो कंपनी के ट्रेड के बदले अपने पर्सनल ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करते थे, अपने पर्सनल ट्रेड पर जो है क्या करते थे, ज़्यादा फोकस करते थे। और इस वजह से जो है कंपनी को लॉस होने लग गया, क्योंकि कंपनी के ट्रेड कम हो रहा था और पर्सनल ट्रेड बढ़ता जा रहा था। इसी बीच में क्या हुआ कि बंगाल में जो है क्या पड़ गया, आपका फेमेन आ गया, अकाल पड़ गया, जिसके वजह से जो लैंड रेवेन्यू जो था वो भी गिर गया। इसी बीच में क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर हो गए थे तो उन्हें जो है अलग अलग जो है पॉलिटिकल पावर से जो है उन्हें लड़ना पड़ता था, ठीक है।
उन्हें लड़ना पड़ता था, तो उसके खर्चा जो है उनका काफ़ी हो रहा था। तो और आप जानते हो लड़ाई में किसी का फ़ायदा तो होता नहीं है, और ख़ास तौर से वो उस टाइम जो है वो हैदर अली से लड़ रहे थे, तो वो जो है लड़ाई भी जो है ड्रॉ हुई, कुछ उनको बेनिफिट भी नहीं हुआ, पैसा भी खर्च हो गया। तो इस तरह से कंपनी जो है वो जो है क्या हो गई, आपके नुकसान में जाने लग गई। तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है क्या किया, 1 लाख पाउंड का जो है उन्होंने कर्जा मांगा, लोन मांगा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने लोग थे वो सभी हंसने लग गए, सभी खुश हुए, नाचने लग गए। उन्होंने गाना गाया, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी पर्सन जो है किसी को लोन देता है, तो वो अपनी शर्तें भी साथ में लेकर आता है। लोन कभी भी जो है बिना शर्तों के नहीं मिलती है। जहां पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई शर्त नहीं लगा सकती थी, लेकिन अब वो शर्त लगा सकती थी, क्योंकि अब वो लोन देने जा रही थी। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा है कि हम जो है आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन बदले में आपको थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे, थोड़ा सा जो है आपको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मरता क्या ना करता, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मान लिया कि ठीक है, आप जैसे चाहो करो, लेकिन हमें लोन दे दो। तो उन्होंने लोन दे दिया, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो है, जो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है जो एक्शन लिए, वो रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। राइट, तो आपको पता चला। और किस साल उन्होंने पास किया था? 1773 में। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये बातें समझ में आ रही होंगी कि उन्होंने जो है किस तरीके से क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रेगुलेट करना स्टार्ट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। एनीवे, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और ये देखें कि उन्होंने जो है आगे क्या किया। अब देखें जरा, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लेकिन इसको समझने के लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है मैं और चीजें बताना चाहता हूं। वो चीजें क्या है, जरा उस पर ध्यान दें। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक ही पर्पस था। क्या पर्पस था? कि किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है इंडियन ट्रेड पे, उसको तोड़ना। लेकिन वो एक बार में नहीं तोड़ सकते थे। जैसे अगर मान लो कि किसी व्यक्ति से आपको जो है मतलब कि कोई काम कर निकलवाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि उसके साथ जो है दोस्ती करते हो, फिर उसको घर पे बुलाना स्टार्ट करते हो, फिर उससे आगे मतलब कि अपनी दोस्ती मजबूत करते हो, और फिर जब वो आपका पक्का फ्रेंड हो जाता है, तो फिर जो है आप अपनी मेन बात बोलते हो। सेम यही काम जो है किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है डायरेक्ट उसकी मोनोपोली नहीं छीनी। पहले थोड़ा थोड़ा जो है उन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा और रेगुलेट किया, फिर उसके थोड़े और राइट कम किए, फिर उसको जो है क्या दे दिया, उसको जो है एक टाइम पीरियड दे दिया कि भाई इतने टाइम के बाद जो है आपकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि वो मोनोपोली पूरी की पूरी खत्म कर दी उन्होंने। तो ये क्या हुआ? आपका सीक्वेंस में हुआ। अच्छा जी, क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। तो इस चीज को जो है हम देखें कि उन्होंने ये काम कैसे किया। राइट बच्चों, तो आप लोग समझ ही गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है धीरे धीरे इंडिया में जो है अपनी पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर बढ़ाई। राइट, और 1773 में जो है इनको रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक्ट पास हुआ। ठीक है जी, चलिए तो अब इसमें देखें कि इसमें क्या क्या था। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान दे दें, वो ये कि जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। 1773 में ये एक्ट पास हुआ था, तो उस टाइम ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले हमें इसे समझना होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जिसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के 1000 पाउंड के शेयर होते थे, वो पर्सन जो है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का मेंबर होता था। राइट, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को क्या करते थे? सेलेक्ट या इलेक्ट करते थे कि भाई हमारे पास तो शेयर है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी को चलाने का, तो हम ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि जो क्या कर सके, ईस्ट इंडिया कंपनी को चला सके। राइट, तो वो लोग जो हैं उन लोगों को चुनते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। राइट,
अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो टर्म होगा, वो कितने साल तक वो रहेंगे डायरेक्टर जो है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो वोट कब कब वोट कर पाएंगे, कैसे वोट कर पाएंगे, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? ये जो है चेंज किया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जरा ध्यान दो, जहां पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाती थी, लेकिन वो इंटरफेयर क्यों कर पाई? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है क्या बोलते हैं 1 लाख पाउंड का जो है उनसे क्या मांगा? लोन मांगा। और जब लोन मांगा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है अपनी शर्तें लगा दी कि भाई आपको जो है ये बातें माननी पड़ेंगी। अगली बात देखें, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो है, ठीक है, टू बी कैरिड ऑन बाय गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि बंगाल का में जो है सिर्फ एक गवर्नर होता था। अब गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया? उन्हें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुए? वो हुए वॉरेन हेस्टिंग। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग साहब थे। अब जरा ध्यान दो, फिर से बताना चाह रहा हूं कि इनका जो है पॉलिटिकल पावर के रूप में आपको पता है, इन्होंने बंगाल को जीता। पहला स्टेट जो इन्होंने जीता था बंगाल जीता था, राइट? तो वहां के गवर्नर हुए, ठीक है। अब वो जो गवर्नर के जो उन्होंने जो कैपिटल बनाई, वो किसको बनाई? कैलकाटा को बनाई। और कैलकाटा में जो उनकी जो बिल्डिंग जो थी उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम, ठीक है। तो फोर्ट विलियम साहब जो है, सॉरी, फोर्ट विलियम को जो है इन्होंने जो है क्या बनाया? अपनी उस बिल्डिंग का नाम दिया। ये कहां पर थी? कैलकाटा में थी। कैलकाटा कहां था? बंगाल में था, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ कैलकाटा कह सकते हैं, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम कह सकते हैं। एक ही बात होगी। ऐसा क्यों? वो मैं आपको बता चुका हूं, राइट? इसके साथ साथ जो है एक 4 मेंबर की क्या बनाई गई? काउंसिल बनाई गई। क्या बनाई गई? 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई कि एक व्यक्ति अकेला फैसला नहीं लेगा, उसको फैसला लेने के लिए जो है ये 4 मेंबर भी क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे। अच्छा, आगे देखें। द पावर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने जो है, अगर ये मैं इंडिया मानूं तो इनके पावर के पहला सेंटर क्या था? आपका बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरा क्या हो गया? मद्रास प्रेसिडेंसी। तीसरा क्या हो गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये 3 जो है इनके जो है क्या थे? इनके पहले जो है 3 सेंटर थे। और इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है इन दोनों के ऊपर, कौन सी के ऊपर? बॉम्बे और मद्रास के ऊपर जो है सुपीरियरिटी दे दी गई। पहले तीनों में गवर्नर होते थे, लेकिन गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब जो बंगाल का जो गवर्नर है वो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कहानी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, राइट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो हैं अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का जो गवर्नर है वो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को क्या करेगा? कंट्रोल। क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कहानी को क्या करते हैं। देन क्या हुआ? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पर? कैलकाटा में। कहां पर की गई? कैलकाटा में की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? जो इसमें एक चीफ जस्टिस थे, ठीक है। और ये काम फर्स्ट चीफ जस्टिस बनने का सौभाग्य किसको मिला? एलिजा इम्पे सर को मिला, ठीक है। इसके अलावा 3 जजेस और थे, ठीक है। ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट था ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले को देखता था। और ये जो है जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट है बंगाल प्रेसिडेंसी के, सबको जो है इसके अंडर आना होता था, राइट? मैंने आपको पहले बताया कि जो बंगाल के या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट जो थे वो जो है क्या करें? ईमानदारी से रहें। तो इसको करने के लिए जो है उन्होंने क्या किया? उसको रोकने की कोशिश की। और उन्होंने क्या करा दिया कि सभी सर्वेंट्स को जो उसमें काम कर रहे हैं उनको जो है ब्राइब्स और प्रेजेंट लेने से मना कर दिया गया कि भाई आप जो है किसी से कोई ब्राइब नहीं लेंगे, किसी से कोई प्रेजेंट नहीं लेंगे। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का सर्वेंट जो है वो किसी से ब्राइब लेता है या सर्वेंट वो क्या प्रेजेंट लेता है, तो वो उस जिसने उसको ब्राइब दिया वो उसके फेवर में काम करेगा। और अगर वो उसके फेवर में काम करेगा तो यानी कंपनी के फेवर में काम नहीं करेगा, इससे कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा। एनीवे, तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और जो इसका आंसर जो है आप लोग जो है अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है
पहले तो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो हमने एक्ट पढ़ा है उसी की बात हो रही है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज लॉर्ड नॉर्थ. आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है. ठीक है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट कैलकाटा. ये आपको बताना है कि सही है कि गलत है. तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू बी कैरिड ऑन बाय अ गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम कैलकाटा या बंगाल. ठीक है. और उसकी काउंसिल जो थी 4 मेंबर की थी. ये आपको बताना है कि सही है या गलत है. और अगला है नॉन ऑफ दीज. तो जरा ध्यान दें, ये पूछा है नॉट, कि भाई कौन सा सही नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू बी कैरिड ऑन बाय अ गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम कैलकाटा या बंगाल. तो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या है. और अगला है नॉन ऑफ दीज. जरा ध्यान दें, पूछा है नॉट, कि भाई कौन सा सही नहीं है. तो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या है. तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया होगा. तो जरा देखें, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है तो यानी कि आपको जो है जो इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है. पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है. यानी कि कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा. राइट, यानी कि डी. ठीक है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने जो है सही जवाब दिया होगा. चलिए आगे बढ़े. और अब हम बात करते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं. ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं. जरा यहां ध्यान दें, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इस टाइम पर इंग्लैंड के यानी कि जो ब्रिटेन के जो पीएम थे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ब्रिटेन इंग्लैंड का डिफरेंस पता होगा. तो जरा ध्यान दें, नहीं पता है तो. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक है इंग्लैंड. राइट, क्लियर है. फिर है आपका जो है वेल्स, फिर है स्कॉटलैंड. ठीक है. इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है आपका? ब्रिटेन. ठीक है. इसके अलावा जो है एक आपका है नॉर्दर्न आयरलैंड. ठीक है. और जब आप ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला देते हैं तो इसका नाम हो जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. पर हम मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में यूके हो, ब्रिटेन हो या इंग्लैंड हो, इसको एक ही कंटेक्स्ट में समझते हैं, लेकिन ये अलग अलग है. जरा फिर से ध्यान दें, इंग्लैंड में वेल्स और स्कॉटलैंड मिला दें तो ब्रिटेन बन जाता है, और ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड मिला दें तो वो यूके बन जाता है. और उसका पूरा नाम क्या हो जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. एनीवे, तो यूके के उस टाइम पर जो पीएम जो थे वो थे विलियम्स. ठीक है. और इन्हें विलियम पिट थे और इन्हें पिट्स द यंगर कहते थे. और ये ब्रिटेन के जो हैं सबसे यंगेस्ट पीएम रहे हैं. ठीक है. 24 साल के आसपास में ये जो है पीएम बन गए थे. एनीवे, आगे बढ़े. तो क्योंकि पिट्स साहब ने इसको पास करवाया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? पिट्स इंडिया एक्ट. और कौन से साल में पास हुआ था? 1784 में. तो इसलिए इसे क्या बोला गया? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. एनीवे, यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का जो है एक न्यू इंस्टीट्यूशन को जो है क्रिएट किया गया, उसको स्टैब्लिश किया गया, जिसमें 6 मेंबर होते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? कमिश्नर कहा जाता था. और इनका काम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करना. पहले काम कौन करता था? पहले सारे काम जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे. एनीवे, फिर आगे देखें, गिविंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द राइट टू मेक ऑल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया एंड टू रिकॉल. अब कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर थे वो परेशान होने लगे कि भाई आपने तो सारी पावर किसको दे दी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी. ठीक है. तो इसलिए उनको एक लॉलीपॉप दिया गया. क्या लॉलीपॉप दिया गया? कि भाई ऐसा है कि अब जो है आप जो भी इंडिया में अपॉइंटमेंट्स होंगे, ठीक है, और जिसको किसी को रिकॉल करना, अपॉइंट करना, ये डिसाइड कौन करेगा? वो करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा. एनीवे, रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल. पहले क्या थे आपको पता ही है आपको कि पहले 4 मेंबर थे, अब कितने कर देंगे? 3 कर देंगे. ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि गवर्नर जनरल की पावर बढ़े और काम जो है अच्छे से हो, वरना ये आपस में लड़ते रहते थे. एनीवे, इसके अलावा आपको याद होगा कि जो इनके पास जो है एक बंगाल था. ठीक है.
और एक इनके पास बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और एक इनके पास मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और इन्होंने क्या किया कि गवर्नर ऑफ जो बंगाल जो था उसको उन्होंने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, राइट, ठीक है। और इन्होंने जो है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को जो है इन्होंने क्लियर कट पूरा सबऑर्डिनेशन दे दिया कि भाई आप हर मामले में, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वॉर हो, चाहे रेवेन्यू हो, हर मामले में आपको किसकी सुननी पड़ेगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सुननी पड़ेगी, ताकि कोई डाउट ना हो। क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कुछ लोगों को लगता था या बहुत से लोगों की कंप्लेंट थी कि भाई आपने जो है पूरा अच्छे से नहीं बताया, ठीक है। तो लोग चलो ऐसी बात है, अब हम क्या करते हैं, क्लियर कट जो है सबऑर्डिनेशन देते हैं ताकि कोई डाउट ही ना रहे, सेंटर और स्टेट में कोई लड़ाई ना हो। अब इसी बिहाफ पर जो है आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो जरा देखें, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स कॉल्ड कमिश्नर सुपरवाइज एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है। बी क्या है, गिविंग टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द राइट टू मेक ऑल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया एंड टू रिकॉल, ठीक है। तीसरा है, सी क्या है, रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ नंबर्स of the council of governor general to 3 from 4 in order to make him बोले तो गवर्नर जनरल more powerful and efficient। और लास्ट, विलियम पिट was the youngest prime minister of the UK। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं है। कम ऑन। रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल टू 3 from 4 in order to make him बोले तो गवर्नर जनरल more powerful and efficient। और लास्ट, विलियम पिट वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं। तो चलिए देखें कौन सा आंसर सही है। हमें क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए में देखें लिखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। सॉरी, ये बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर नहीं था, ये क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ था, राइट, ठीक है। तो आंसर आपको शुरू में मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आई होप आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस चीज को ध्यान दिया होगा और उन्होंने जो है ए आंसर दिया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलें। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर नहीं था, ये क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ था, राइट, ठीक है। तो आंसर आपको शुरू में मिल गया, इसका आंसर क्या होगा, ए। तो आई होप आपने से ज़्यादातर बच्चों ने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा और उन्होंने जो है ए आंसर दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलिए ना आगे। नेक्स्ट अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब एक्ट आया उस टाइम यूरोप में बहुत उथल पुथल मचा हुआ था। जो फ्रांस के जो रूलर थे नेपोलियन, उन्होंने जो है कोहराम मचाया हुआ था। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जितने भी देश हैं यूरोप के, वो ब्रिटेन से कोई ट्रेड नहीं करेंगे और जो ट्रेड करेगा उसका जो है हुक्का पानी बंद कर देंगे। कौन? फ्रांस के जो बहुत ही पावरफुल सम यूरोप में जो रूलर थे नेपोलियन, वो कर देंगे। तो इससे बड़ा कोहराम मच गया, ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान होने लग गया, ब्रिटेन की प्रजा त्राहिमाम करने लग गई। उन्होंने ब्रिटेन को बोला कि भाई आप कुछ करो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया कि इंडियन ट्रेड को सभी ब्रिटिश सब्जेक्ट को खोल दिया, ओपन कर दिया सभी को, कि भाई आप जो है क्या कर सकते हैं, इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। और बस इसके बाद जो है जहां पहले गाना गाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में, अब वही गाना जो है 1813 में जो है सभी ब्रिटिश सब्जेक्ट ने गाना गाया कि जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई कि हमें चलो किससे, हमें जो है इंडिया से ट्रेड करने का मौका मिला। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से ट्रेड करने के लिए जो है बहुत रिस्क लिया था, बहुत ही मेहनत की थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो है टी और ट्रेड विद चाइना। टी और ट्रेड विद चाइना, कि भाई आप जो हैं चाय के व्यापार में और चाइना से ट्रेड करने में जो है इनकी मोनोपोली अभी भी रहेगी, बाकी चीज़ों में इनकी मोनोपोली
नहीं रहेगी। और कब तक रहेगी? वो 20 सालों तक इनकी मोनोपोली रहेगी। क्लियर है कि नहीं? साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बोली, वो क्या? इंडियंस को पढ़ाने के लिए जो है 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया। ऐसा क्यों? ताकि पहले क्या होता था कि कोई भी अगर कंपनी में कोई क्लर्क भी चाहिए तो उसको जो है कहाँ से लाएं? ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई क्लर्क चाहिए तो इंग्लैंड से लेकर आओ, तो काफ़ी पैसा खर्च होता था, बहुत सैलरी देनी पड़ती थी। इन्होंने कहा कि क्यों ना इंडियंस को जो है ट्रेन किया जाए। तो कहा कि इनको ट्रेन करने के लिए तो इनको पढ़ाना पड़ेगा। कहते चलो ठीक है, 1 लाख रुपए जो है इनको ट्रेनिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है इन्हें दिया जाए, ताकि जब इंडियंस को इंग्लिश आ जाएगी तो फिर हम उन्हें क्या कर सकते हैं? क्लर्क अपॉइंट कर देंगे और सस्ते क्लर्क हमें इस तरह से मिल जाएंगे। एनीवे, इसके अलावा जो सर्वेंट मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिटेन के, उनको इंडिया आने से पहले इंग्लैंड में जो है पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी होगी। पहले क्या होता था? बस शक्ल देखी या किसी ने सिफारिश कर दी, वो आ गया। अब वो चीजें खत्म कि भाई आपको ट्रेनिंग लेके आना होगा। ठीक है, तो 1813 का जो एक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब जरा हम देखें कि इसमें आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड बाय। किससे अबॉलिश हुआ? 1773 के एक्ट से अबॉलिश हुआ, या जो मैंने आपको पढ़ा 1813 का, या चार्टर एक्ट ऑफ 1833, या पिट्स इंडिया एक्ट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपको बताना है इन चारों में से आंसर क्या है। आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। बहुत इजी है, ठीक है। इसका आंसर जो है, जब आपको पता ही है कि मैं 1813 का एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो आंसर क्या होगा? 1813 ही होगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आप में से ज्यादातर बच्चों ने जो है इसका आंसर जो है क्या दिया होगा? बी दिया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़े और बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फिर 20 साल बाद जो है, क्योंकि चार्टर इनको 20-20 साल का मिलता था, तो फिर 20 साल बाद फिर अगला चार्टर आया। इसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अब आपका जो है इंडिया से आप जितने भी ब्रिटिश हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो टी हो और ट्रेड विद चाइना वो भी, क्योंकि 20 साल का उनको अल्टीमेटम दिया था कि 20 साल तक ही जो है आपकी मोनोपोली रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी टी से और चाइना से ट्रेड करने, 20 साल की, तो वो भी खत्म हो गई। ठीक है, यानी कि अब जो है इंडिया से कोई भी ट्रेड कर सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो टोटली क्या हो गई? एबॉलिश हो गई। क्लियर है? एनीवे, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, ठीक है, उसका नाम चेंज करके क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, मैंने कई बार बच्चों को परेशान होते देखा है कि वो कहते हैं सर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कई बार सोचते वॉरेन हेस्टिंग, नहीं, वो कौन है? वो है विलियम बेंटिक, वही जिन्होंने सती सिस्टम को क्या किया था? एबॉलिश किया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और वो कौन थे आपके? वो थे कौन? विलियम बेंटिक। और जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए तो उनके ऊपर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो इंडिया का गवर्नर जनरल होगा उसे बंगाल का जो है अलग से शासन संभालना होगा। जैसे आज आप देखते हो इंडिया में कि जो मतलब कि क्या होते हैं, इंडिया का होम मिनिस्टर होता है, उसे दिल्ली पुलिस की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। तो ऐसी उस टाइम कैपिटल क्या होता था? कैलकाटा होता था। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। एनीवे, अब ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये बहुत ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जरा ध्यान दें। एक लॉ मेंबर को इंक्लूड किया गया, किसमें? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, क्या नाम था उनका? लॉर्ड मैकॉले। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मैं चाहूंगा कि इनके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करें। और ये फर्स्ट लॉ मेंबर थे। क्यों इनको इंक्लूड किया गया? इसका कारण था, क्या कारण था? कि लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एबॉलिश हो गया। क्या मतलब है लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि लॉ बनाने का राइट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी पावर एक जगह हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब पावर बटी हुई हो। तो पहले लॉ बनाने का राइट जो है हर जो है आपके प्रेसिडेंसी या स्टेट के पास होता था। क्लियर है? लेकिन इससे मैस होता था कि बंगाल का कोई और रूल है, बॉम्बे का कुछ और रूल है। तो इस मैस को खत्म करने के लिए, इस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे लॉ बनाने का राइट किसको दे दिया? सेंटर को दे दिया। अब जब सेंटर सबके लिए लॉ बनाएगा तो सेंटर को भी थोड़ी सी दिक्कत होगी।
तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्पेशलिस्ट पर्सन को जो है अपनी काउंसिल में इंक्लूड किया, जो लॉ बनाने में क्या हो, माहिर हो। जैसे आप ध्यान दो, हमारे घर में मतलब हमारी मम्मी या कोई भी जो है घर में खाना बनाता है, तो अगर हमारे लिए बनाना तो मम्मी खुद बना लेती हैं, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को खाना बनाना हो तो फिर हम मम्मी से नहीं बनवाते, हम क्या करते हैं कि हलवाई को बुलाते हैं, ठीक है, कि भाई वो बनाता है, कुक को बुलाते हैं, वो बनाता है सबके लिए। क्यों? क्योंकि भाई वो एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही अब सारी प्रेसिडेंसी के लिए लॉ बनाना है, तो फिर क्या किया, एक्सपर्ट को बुलाया कि भाई आप जो है लॉ बनाए, राइट। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें। दो विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट ऑन एंड, कि कब इनकी कॉमर्शियल एक्टिविटी खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो क्या है 1833, क्योंकि जो 20 साल का जो अल्टीमेटम था टी और ट्रेड विद चाइना वो भी खत्म हो गया, तो यानी कि उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटी एक तरह से खत्म हो गई और उनकी क्या बच गई, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी इंडिया में बच गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पहले क्या करने आई थी, ट्रेड करने आई थी, यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए आई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ फूट पड़ी हुई है, तो उन्होंने उन इलाकों को जीत लिया, तो वो एक पॉलिटिकल पावर भी बन गए, तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई। क्लियर है कि नहीं? लेकिन 1833 के एक्ट में जो है, जो कमर्शियल एक्टिविटी इनकी एक तरह से खत्म हो गई, क्योंकि इनकी मोनोपोली खत्म हो गई, तो फिर क्या बच गया, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, जब कमर्शियल एक्टिविटी थी तो वो इंडिया से ट्रेड करते थे, उससे जो प्रॉफिट कमाते थे उससे उनको फायदा होता था। पॉलिटिकल एक्टिविटी में क्या था, आपका दो तरह से पैसे कमाते थे। फर्स्ट, जो लैंड रेवेन्यू जो था उससे पैसे कमाते थे, और सेकंड जो है, जब वो किसी को हराते थे तो उससे जो है कंपनसेशन के रूप में पैसा लेते थे। ठीक है, चलिए, तो अब क्या बचा इनका, पॉलिटिकल एक्टिविटी बची, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और मैंने आपको बताया था कि इनकी अब क्या एक्टिविटी बची, पॉलिटिकल एक्टिविटी बची। ठीक है, तो इसमें इनको लॉर्ड डलहौजी जैसा व्यक्ति मिला। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि उसने अब तक के जितने गवर्नर जनरल आए थे उन्होंने मिलकर उतना इंडिया का हिस्सा नहीं जीता था जितना लॉर्ड डलहौजी ने अकेले जीत कर इंडिया में मिला दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में मिला दिया। कहते हैं कि ब्रिटेन का या यूके का जितना हिस्सा था, तो यूके जितना बड़ा है यूरोप में, उससे ज्यादा पोर्शन को जीतकर जो है डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में मिला दिया। अब क्योंकि इनको पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, क्योंकि पहले कॉमर्शियल पॉलिटिकल दोनों एक्टिविटी करनी पड़ती थी, अब 1833 से जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी खत्म हो गई, बची खाली पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो डलहौजी ने सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी पर ध्यान दिया। नहीं समझे, मोनोफोकस, जैसे कि अर्जुन को चिड़िया की आंख नजर आती है, तो डलहौजी को बस एक ही चीज नजर आई कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंडिया को जीतो। उसने साम दाम दंड भेद सारे यूज किए, आपको याद होगा कि किस तरीके से जो है उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज किया, किस तरीके से जो है उसने जो है लोगों की पेंशन खत्म की, उनके टाइटल खत्म किए, लोग मतलब रूलर्स की जो है किस तरीके से जो उसने बाय फोर्स जो है उन्होंने जो है क्या किया, टेरिटरी को एक्वायर किया। राइट, अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने इतनी टेरिटरी जीत ली, अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल था इंडिया को रूल करना। तो इसलिए अब बहुत जरूरी हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके काउंसिल से थोड़ा बोझ कम किया जाए, और इसीलिए जो क्या किया गया कि बंगाल की जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसके ऊपर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर, वो अलग की गई, हटा ली गई। और इस तरह से लॉर्ड डलहौजी जो है वो फर्स्ट रियल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, जिनके ऊपर अब बंगाल का एडिशनल चार्ज नहीं था। तो जरा ध्यान दें, पूछे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल कौन है, तो वो लॉर्ड डलहौजी है, फिर बेंटिक नहीं है। ध्यान रखना है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि डलहौजी ने काफी सारा जो है टेरिटरी को इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में मिला दिया। एनीवे, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से तो जो लॉलीपॉप दिया था कि भाई आप इंडिया में किसी को भी अपॉइंट करें, किसी को भी रिकॉल करें, वो लॉलीपॉप खत्म और उनसे जो है ये राइट छीन लिया गया, और अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही ये राइट दे दिया गया कि भाई आप रिक्रूट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक एग्जाम करवाना होगा। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे। ठीक है जी। आईसीएस की फुल फॉर्म क्या है, जनरली बच्चे सोचते हैं इंडियन सिविल सर्विस, नहीं, उस टाइम आईसीएस की फुल फॉर्म थी इंपीरियल सिविल सर्विस, क्योंकि ब्रिटेन में महारानी का शासन था, तो वहां पर जो भी होता है वो इंपीरियल के नाम से होता है। ठीक है, तो इंपीरियल सिविल सर्विस, राइट। एनीवे,
इसके अलावा जो है उन्होंने जो है एडिशनल मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड किए, ठीक है, और वो कितना हो गया, 12 टोटल हो गए। तो एक तरह से जो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसी बननी स्टार्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया कि जैसे ही ज़्यादा इलाके आए तो ज़्यादा इलाके को कंट्रोल करने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेंबर की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए उन्होंने गवर्नर जनरल की काउंसिल और गवर्नर जनरल पर बोझ कम करने के लिए पहला काम क्या किया उन्होंने कि बंगाल को अलग कर दिया। दूसरा काम क्या किया उन्होंने कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में और मेंबर ऐड किए। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊं तो आप लोगों का ध्यान मैं थोड़ा सा एक चीज़ पे दिलाना चाहता हूं। वो क्या है, वो ये है, आप लोग जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल्स में हमारे जो है एनर्जी जबरदस्त होती है। तो क्यों ना इस एनर्जी को हम लोग यूज करें किसमें, सक्सेस को अचीव करने में। कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि नालंदा आईएएस एकेडमी जो है वो आपके लिए जो है 25% डिस्काउंट के साथ जो है अपने सारे कोर्सेज को जो है लॉन्च कर रहा है। जो भी हमारे कोर्सेज हैं उसमें आपको 25% जो है डिस्काउंट मिलेगा। और यही नहीं, साथ ही साथ आपको योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्रा मैगजीन, ठीक है, ये भी आपको 1 साल के लिए मिलेगी। यही नहीं, इसके साथ जो है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसका जो है ई सब्सक्रिप्शन जो है वो भी 1 साल के लिए फ्री मिलेगा, ठीक है। तो और इसके साथ क्या है, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके साथ आपको जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी फ्री, राइट। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो इसलिए आप लोगों को जो है ये मौका नहीं चूकना चाहिए। ये कब तक वैलिड ऑफर, 21 नवंबर तक, 21 नवंबर तक जो है ये स्पेशल ऑफर है, राइट। तो इसलिए आज ही जो है आप लोग इस कोर्स को क्या करें, ज्वाइन करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, ठीक है, और अपनी सीट को रिजर्व करें। किससे, 25,000 रुपीज से। लेकिन यहां पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, अगर आप लोग आज ही ज्वाइन करते हैं तो आप लोग जो है 11,000 रुपीज ओनली से जो है क्या कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जबरदस्त फायदा मिल रहा है, ठीक है। और आप लोग जो है अपनी स्टडी को जो है जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। रीज़न क्या है, आपको पता होगा कि जो नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम जो है वो 27 जून का है, डेट फिक्स है, टाइम कम होता जा रहा है। इंस्टीट्यूट कब खुलेगा नहीं पता, 15 दिन बाद खुल सकता है, 1 महीने बाद खुल सकता है, 2 महीने बाद खुल सकता है। तो इसलिए आप लोगों को जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो है क्या करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें। आप ये पेमेंट जो है फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू जो है इस नंबर पर कर सकते हैं, 9873011182। फिर से 9873011182, इस पर आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, राइट। बच्चों अब हम जो है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं वो ये है कि अगला जो सेगमेंट जो है, जो 1857 का जो रिवोल्ट होता है और उसके बाद फिर 1858, 1861, 1890 इस तरह के जो एक्ट्स आते हैं, इसको हम कल करेंगे। कितने बजे, वही 6:30 सेम टाइम पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं कि वो इस डेमो क्लास का जो है फ़ायदा उठाएं और जो भी आपके डाउट हो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप बताएं, ताकि जो है हम उसका जवाब दें। और किसी और टॉपिक पर अगर आप डेमो क्लास चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन करें, ताकि उस टॉपिक का जो है हम आपको जो है डेमो क्लास दें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, और कल मिलते हैं 6:30 इसी टाइम पर। बाय, जय हिंद बच्चों। और किसी और टॉपिक पर अगर आप डेमो क्लास चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन